ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, अन्नदायिनी भारत माता, पवित्र शब्द ओम। सर्वप्रथम इस ग्रुप से जुड़े हुए लोगों को मैं हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूँ और आप लोग स्वस्थ होंगे, मैं ये अपने दिल में आशा रखता हूँ कि सभी लोग हष्ट पुष्ट और स्वस्थ रहें और अपनी निरंतर पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहें। तो आज इस कड़ी में मेरा ये अगला वीडियो कला की विशेषता, जैसा कि आप उस पर देख रहे हैं, कला की विशेषताएं आपको आज बतानी हैं। तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाएं और अगर एक बार हो सके तो जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो कर लें और हो सके तो लाइक भी करते रहेंगे वीडियो को। और अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें या ग्रुप पर मैसेज करना ना भूलें। कोई भी समस्या आती है तो उसको मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग लेकिन समस्या बताने का काम आप लोग करेंगे। तो समस्या बताएं और उसका निदान पाएं। ये कहावत है कि अगर समस्या बताएंगे नहीं तो आपका समस्या का हल पाएंगे नहीं। तो इसलिए आप लोग जो भी समस्या हुआ करे उसको आप बताएं, मैं उस समस्या पर विचार करूंगा और अगर मेरे से होने वाला होगा तो उस समस्या को दूर किया जाएगा। तो आज हम ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करके और एक और ये सूचना कि हमारा एक जल्द अन्य ग्रुप प्रगति पर आने वाला है। नेक्स्ट ग्रुप की लगभग संख्या तय होती जा रही है, बच्चे बराबर जुड़ते जा रहे हैं। तो आप भी अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों में जो अगर कोई टीजीटी पीजीटी आर्ट विषय से तैयारी करना चाहता है तो उसको जल्द से जल्द जोड़ लें और उसकी निरंतर पढ़ाई को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करें, क्योंकि अगला ग्रुप शायद परसों से चालू होने वाला है। तो आप लोग अगर कोई जानने वाला है, क्योंकि अभी मैं जिस हिसाब से आपसे बात कर रहा था कि हमें इसलिए ग्रुप की फीस कम रखी, इसलिए संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है जैसा लोगों को मानना है। तो अब ज़्यादा व्यवस्थाएं होने लगेंगी, क्योंकि ज़्यादा संख्या जब हो जाती है ग्रुप की तो व्यवस्थाएं ज़्यादा रहती हैं, टाइम कम मिल पाता है। तो उसके लिए अब हो सकता है कुछ मेरी टीम के द्वारा फीस भी बढ़ा दी जाए। तो इसलिए अभी जितने लोग आपके जानने वाले हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मैंने कहा था कि ज़्यादा संख्या हो जाएगी तो फीस कुछ कम करने का काम करेंगे, लेकिन हम लोगों के ऊपर बोझ ज़्यादा बनता चला जा रहा है। इससे सेटअप करने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो उस समस्या के निदान के लिए और लोगों की आवश्यकता होगी। इसके लिए आपकी हो सकता है कुछ परसेंटेज में फ़ीस बढ़ा दी जाए। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोगों को इतने में ही बैच मिलेगा, लेकिन जो आने वाले समय में बच्चे जुड़ेंगे उनके लिए आशा करते हैं कि कम से कम फीस बढ़ाई जाए। तो हम आज बात करने वाले हैं अपनी इस कला की विशेषता के ऊपर। तो हम इस पर आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और देखिए, ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है कि इसमें कभी कभार क्वेश्चन एक आधा पूछ लिया जाता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि इससे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, कभी कभार साल एक दो साल में इससे क्वेश्चन आता है, पूछ लिया जाता है। तो इस टॉपिक को छोड़ भी नहीं सकते हैं कि हम इसको छोड़ दें, इसको ना पढ़ें, इस पर टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि क्वेश्चन अगर आ गया तो आप लोग ही दोष दोगे कि सर आपके द्वारा ये पढ़ाया नहीं गया था, बताओ एक क्वेश्चन मेरा छूट गया। तो मैं इस टॉपिक को छोड़ूंगा नहीं, लेकिन इससे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं। एक आध क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, वो भी एक दो साल के अंतराल पर, तो इसको हम पढ़ेंगे, लेकिन बहुत डीपली इस पर समय वेस्ट नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत इस पर समय दे कर
इसे हम समाप्त करेंगे। और आप लोग भी इस पे विशेष ध्यान नहीं देना है, क्योंकि मैं वीडियो के माध्यम से ही आपको समझा दूंगा, एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा हमारी कला के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं हैं। बस उसी से आप, जैसे आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आप उसे बड़ी आसानी के साथ हल कर सकते हैं, क्योंकि इसे सिर्फ समझने की ज़रूरत है, ज़्यादा इसे पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे चाहेंगे तो इसी वीडियो के माध्यम से नोट्स तैयार कर लेंगे छोटा सा, कि कौन कौन सी विशेषताएं हमारी कला में पाई जाती हैं। तो हम जैसा कि बात करें विशेषताओं पे, तो हमारी चित्रकला में बहुत सारी विशेषताओं का समायोजन है, समायोज है, उसमें बहुत सारी विशेषताएं छिपी हुई हैं। तो हम सभी विशेषताओं पर चर्चा ना करके, जो इम्पॉर्टेंट हमारे लिए हैं, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, जो ऑप्शन में आते हैं, उन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो लगभग 8 से 10 विशेषताओं पर हम आज चर्चा करने वाले हैं, जो अति महत्वपूर्ण हैं आपके कोर्स के अनुसार। तो उन्हीं पे चर्चा करेंगे। बाकी विशेषताएं तो कला की बहुत सारी होती हैं, तो हम जो इम्पॉर्टेंट विशेषताएं हैं उनको केवल समाप्त करेंगे। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले हम बात करें हमारी कला की विशेषताओं के बारे में। तो पहला नंबर जो आता है विशेषताओं में, तो हम बात करते हैं धार्मिकता। धार्मिकता। प्यारे बच्चों, हमारे जो भारत में चित्र बनाए जाते हैं, या चित्रकला जो है हमारे यहाँ, या ललित कलाओं में, सभी में धार्मिकता आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि हमारा देश धर्म प्रधान देश पर अग्रसर है। हमारे यहाँ बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, तो अलग अलग चित्रकला के रूप में धार्मिकता से आपको जो शिक्षा देखने को मिलती है, वो उन्हीं धर्मों के आधार पर मिलती है। हम इसी के आधार पर कह सकते हैं, कुछ उदाहरण देख के समझाएंगे, इसीलिए कहते हैं कि इस वीडियो को सिर्फ देख लेंगे, बस आपको समझ में आ जाएगी। धार्मिकता या आध्यात्मिकता एक ही चीज है। तो कहीं कहीं आध्यात्मिकता भी अगर शब्द आएगा तो आप लोग घबराएंगे नहीं, यही चीज है धार्मिकता। तो धर्म प्रधान देश होने के नाते हमारे यहाँ चित्रकला में भी, कला में भी अनेक धार्मिकता के गुण दिखाई देते हैं। जैसा कि मैं बात करने वाला हूँ, जैसे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां आप लोग देखे होंगे। इसी तरह अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म की बहुत सारी मूर्तियों के बारे में आप देखे होंगे। जैन धर्म की चित्रकारी के रूप में देखे होंगे। हिंदू धर्म में मंदिरों आदि, भवनों आदि में बहुत सारी विशेषताएं आपको धर्म से संबंधित देखने को मिलेगी। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों में जो धार्मिकता के रूप में चित्रकारी की जाती है, आप पाश्चात्य जगत में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बड़े बड़े चर्चों में भी चित्रकारी की जाती थी, वो धर्म आधारित चित्रकारी होती थी। तो यहाँ पर जैसे बौद्ध मंदिर में बौद्ध धर्म से संबंधित, जैन मंदिरों में जैन धर्म से संबंधित, जैन में तमाम ऐसे मूर्तियों की पूजा होती है। हिंदू धर्म में हिंदू धर्म के देवी देवताओं की पूजा होती है। और ऐसा नहीं है कि आप लोग समझते होंगे मुस्लिम धर्म में नहीं है, तो मुस्लिम धर्म में भी आपको तमाम ऐसी मस्जिदों में चित्रकारी देखने को मिलेगी जो आपको धार्मिकता से जोड़ेगी। तो हम बात करते हैं उनके मुसलमानों में भवनों आदि में बहुत सारी चित्रकारी आपको देखने को मिलेगी। तो इन सब चीज़ों से आप साफ साफ शब्दों में कह सकते हो कि कला में धार्मिकता है।
धार्मिकता है, कला में धार्मिकता छुपी हुई है या आध्यात्मिकता छुपी हुई है। तो एक ये पहली विशेषता है, हमारी कला में धार्मिकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दूसरे नंबर की, इसी तरह टॉपिक वाइज पढ़ते चलेंगे। अगर आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, ना चाहें तो वीडियो ही देख करके आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया, इस पर बहुत समय नहीं देना है, बस आराम से इसको शानदार तरीके से हम वीडियो को देखेंगे और समझेंगे, हमारी बातों को ध्यान से सुनेंगे, तो आपका पेपर में विशेषता से कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। हम दूसरी बात अगर करें तो कल्पना, एक विशेषता ये भी है कल्पना। प्यारे बच्चों, चित्रकारिता में हम बहुत जगह ऐसी देखते हैं जिसमें कलाकार कल्पना करके चित्रों को बनाता है। बहुत से ऐसे देवी देवताओं को चित्र जो देखने को मिलते हैं, क्या देवी देवताओं को किसी ने देखा है? नहीं, वो एक कल्पना पर आधारित होते हैं। हम कल्पना करके उन चित्रों का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी कला में कल्पना विद्यमान है, कल्पना होती है। तो जैसे हम बात करें तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये जो देवी देवताओं के चित्र बनते हैं, तो ये सब कल्पना के आधार पे, जैसे अजंता की गुफा में बुद्ध की जो जन्म जन्मांतर की कहानियां आदि आपको देखने को मिलती हैं, वो सब काल्पनिक होती हैं, वो सब काल्पनिक होती हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं, हम उसी को आधार मान के कह सकते हैं कि हमारी कला की विशेषताओं में एक कल्पना भी विशेषता होती है। तो प्यारे बच्चों, आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम बात करते हैं तीसरे नंबर की, कि अगला जो विशेषता का रूप होता है उसको क्या कह सकते हैं। तो प्रतीकात्मक, हमारी चित्रकला या कला की विशेषताओं में प्रतीकात्मक यानी प्रतीक चिन्हों का प्रयोग भी देखने को मिलता है। जैसे जटाओं से गंगा की धारा, एक मामूली से चित्र ना बनाया जाए, मामूली सी आपके सामने एक हम रचना कर दें कि जटाओं से गंगा धारा निकल रही है, आप लोग तुरंत अनुमान लगा लेते हो कि शंकर भगवान की बात कर रहे हैं। अगर मोर का पंख और उनकी बंसी की बात करें तो आप लोग कृष्ण का रूप देख लेते हो। तो इसमें जो प्रतीक चिन्ह कहीं कहीं देखने को कलाओं में मिलते हैं, तो उसमें हम और कई सारे ऐसे हैं। हम जैसे बात करें, कहीं कहीं ओम है, ओम लिखा होता है, तो ये ओम प्रतीक चिन्ह में आता है। प्यारे बच्चों, ये प्रतीकात्मक विशेषता के अंतर्गत ओम आता है। जैसे स्वास्तिक का चिन्ह बना होता है, स्वास्तिक सभी लोग जानते हैं। स्वास्तिक जो चिन्ह होता है वो हमारी दिशाओं का, और चार लोकों, चार दिशाएं और चार लोक जो हैं उनका वर्णन करता है। तो इससे ये सब प्रतीत होता है कि हमारी जो कला है वो प्रतीकात्मक कला भी एक विशेषता के रूप में जानी जाती है। और बहुत सारी चीजें जैसे चक्र है, वृक्ष है, ये आदि चीजें, जैसे मुकुट है, ये सब प्रतीक चिन्हों के रूप में आपको देखने को मिलेंगे।
तो इस टॉपिक से अब पता चलता है, इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद मुझे पता चलता है कि हमारी कला की विशेषता में एक प्रतीकात्मक विशेषता भी विद्यमान है। तो इस प्रकार 3 हम विशेषताओं के रूप में जान लिए हैं। अब हम अगर बात करें तो नंबर 4 अलंकारिकता। अलंकारिकता अलंकारिकता की बात करें तो आप लोग जानते हो अलंकार हमारे वैसे तो काव्य चित्रकला में बहुत रूप से इसको हम देख सकते हैं, क्योंकि उसमें अलंकारों का प्रयोग होता है। काव्य अगर पढ़ा जाए तो उसमें अलंकारों का प्रयोग आपको देखने को मिलता है। तो और बहुत सारे, जैसे हम वर्णन करते हैं कि कमल के समान नेत्र हैं हमारे, कमल के समान, कमल के समान नेत्र। तो इसमें अलंकार का आप प्रयोग होता है। जो बच्चे अलंकार पढ़े हैं सब जानते हैं। जैसे चंद्र के समान मुख, ये आदि शब्द जो आते हैं। और बात करें अलंकारिकता की तो मुगल काल में जो चित्रकारी की जाती थी, जो फ्रेम बनाया जाता था, उस फ्रेम में जो किनारा होता था प्यारे बच्चों, ये तो इसमें डिजाइन फूल बत्ती और पक्षियों आदि के चित्र बनाए जाते थे। तो प्यारे बच्चों, ये अलंकारिकता आप मुगल वंश की कला में देखने को आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं हमारी कला की विशेषता में अलंकारिकता विद्यमान है। तो अगर अगली बात करें तो 5 नंबर की, तो 5 नंबर में हम एक आदर्शवादिता नामक विशेषता को भी हम शामिल करते हैं। आदर्शवादिता मतलब ये हम कह सकते हैं जो हम देखते हैं उसका चित्रण हम नहीं करते हैं। मतलब हम अपने चित्रों में जो कलाकार चित्र बनाता है उसमें जो दिखाई देता है उसको समायोजित नहीं करता है, वो अपने अलग आदर्श मानकर उस चित्रों की रचना करता है। क्या करता है? अपने आदर्श के अनुसार उस चित्रों की रचना करता है। जो दिखाई देता उसकी रचना, मतलब यथार्थवादिता की जगह पर आदर्शवादिता का प्रयोग देखने को मिलता है प्यारे बच्चों। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप तमाम उसमें देखे होंगे। राजा महाराजाओं के जो चित्र होते थे तो उनको सबको कभी घड़ा वाले रूपों में ना प्रदर्शा के राजा की अच्छाइयों के रूप में आपको दिखाया जाएगा। तो आदर्शवादिता वही चित्रों में आपको दिखाई देती है कि जो हम देखते हैं उसका चित्रण वैसा नहीं करते हैं, तो वो आदर्शवादिता है। अगर वैसा चित्र करते तो वो यथार्थवादिता होती। तो ये एक आदर्शवादिता हमारी कला की विशेषता में प्यारे बच्चों शामिल है। एक और हम विशेषता इसी के रूप में देख लेते हैं। देखिए हमारी विशेषता एक है रेखा प्रधान। रेखा प्रधान, अब इसे समझाने की जरूरत आप लोगों को नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि बिना रेखाओं के चित्रों का निर्माण करना
बड़ा कठिन है। और कई जगह आप लोगों ने देखा होगा कि जो रचनाएं हुई वो रेखा प्रधान ही सिर्फ हुई हैं। जैसे अजंता की गुफा आप लोग बात करें तो अजंता की गुफा में लेडी एक हुई हैं, लेडी हरिंघम करके नाम का है। तो उन्होंने अजंता गुफा की जो रेखाओं के आधार पर बताया है कि 20 प्रकार की शैलियां उसमें विद्यमान हैं। कितनी प्यारे बच्चों, 20 प्रकार की वहाँ जो रेखाओं के आधार पर उसका वर्णन किया है। तो उन्होंने बताया है कि 20 शैलियों का समावेश अजंता की गुफा में सिर्फ देखने को मिलता है। तो रेखा प्रधान कला है, इसमें कोई दो शक नहीं है। बहुत सी प्राचीन जो प्रागैतिहासिक काल होता है, आप सभी पढ़ेंगे आगे चल करके, प्रागैतिहासिक काल में इन्हीं रेखाओं के माध्यम से चित्र बनाए जाते थे। प्यारे बच्चों, अगर हम गोला भी अगर बनाते हैं तो एक रेखा का समावेश उसमें होता है। तो प्रागैतिहासिक काल में वो चित्र जितने बनते थे सब रेखाओं के आड़ी तिरछी रेखाओं के माध्यम से, रेखाओं के माध्यम से ही चित्र का निर्माण करा जाता था पहले। तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारी जो कला विशेषताओं में रेखा प्रधानता भी शामिल है। अगली अगर हम बात करें तो विशेषताओं में जैसे रेखा प्रधान पढ़ा, अब हम बात कर लेते हैं रंग प्रधान की। किसकी? रंग प्रधानता। रंग प्रधानता तो इसको भी समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता तो नहीं होगी, क्योंकि सभी जानते हो कला रंगों के बिना अधूरी रहती है। हमारी कला जितनी भी होती है वह किसी भी चीज में, स्थापत्य कला हो उसमें भी रंगों का प्रयोग देखने को मिलता है, मूर्ति कला हो उसमें भी रंगों का प्रयोग मिलता है। और चित्रकला का तो मुख्य अंग भी रंग माना गया है, क्योंकि उसका माध्यम रंग और ब्रश होता है। आप लोगों को पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि उसका माध्यम रंग और ब्रश होता है। तो चित्रकला का तो माध्यम ही है, तो उसको अगर छोड़ भी दे तो अन्य चीज़ों में भी आप रंगों का समावेश, जैसे भवन निर्माण किया गया फिर उसकी रंगाई पुताई होती है कि नहीं होती है प्यारे बच्चों। तो रंग प्रधान हमारी कला भी है। तो रंग प्रधानता इसमें देखने को मिलती है कला की विशेषताओं में। तो हम इसमें कह सकते हैं भवन, मंदिर, चित्र, मूर्ति आदि सभी चीजों में रंग का महत्व रहता है। तो इसी आधार पर एक रंग प्रधानता हमारी कला की विशेषता में जुड़ता है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा 7वां नंबर हो गया, क्योंकि 6 नंबर पीछे पड़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे 8 नंबर की, तो मुद्राएं। प्यारे बच्चों, मुद्राएं पढ़ेंगे। अब बहुत सारे बच्चे इसमें मुद्राएं पैसे वाली मुद्रा से ले रखे होंगे, तो ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों। ये मुद्रा हमारी आसन होती है। क्या? आसन। बात करें तो आसन, या इसे हम कह सकते हैं छवि, या कह सकते हैं भाव। तो हमारी चित्रकारिता में या कला में मुद्राओं का भी समावेश देखने को मिलता है। जैसा कि हम बात करें तो महात्मा बुद्ध की बात करें तो ध्यान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, त्याग मुद्रा, तपस्या मुद्रा
ये आदि मुद्राएं आपको देखने को मिलेंगी कि ज्ञान दे रहे हैं, गौतम बुद्ध ज्ञान दे रहे हैं, अपना तपस्या में लीन हैं, ध्यान मग्न हैं, और बहुत सारे क्षमा मुद्रा, ये तमाम मुद्राओं का वर्णन मिलता है। तो यहाँ मुद्राएं वो पैसे से नहीं है, यहाँ छवि या भाव से है। तो ये भी एक कला की विशेषता के रूप में जानी जाती है। महात्मा बुद्ध की ध्यान मुद्रा के बारे में तो आप चित्र बहुत सारे देखे होंगे। तो कला की विशेषताओं में एक मुद्राएं भी विशेषता शामिल है। अगर हम 9 नंबर की बात करें तो अनामता। अब अनामता शब्द थोड़ा समझना आपके लिए कठिन होगा, तो हम इसको तोड़ के बताते हैं। आ प्लस नाम प्लस ता, जिसे प्रधान में ता लगा दिए वो ये ता हो गया। अब नाम अलग हो गया। आ मतलब सभी बच्चे जानते हैं, आ का मतलब नहीं। जो जानते नहीं होंगे वो भी जान जाए। आ किसी भी शब्द में लगा होगा उसका मतलब ना से लिया जाता है, नहीं। तो नाम नहीं। तो यहाँ पर अनामकता मतलब है हमारी जो कला है उसमें कलाकार अपने नाम का समावेश पहले नहीं करता था, देखने को पहले मिलता। आज भी लोग अपनी चित्रकारिता में नाम का प्रयोग कुछ ही लोग करते हैं। अगर इसका प्रचलन की बात करें तो ये मुगल काल से कहीं कहीं आपको राजस्थानी चित्रकला में कहीं कहीं आपको नामों का उल्लेख दिखाई देगा, एक आध %। उसके बाद अगर सर्वाधिक बात करें, सर्वाधिक जो प्रचलन होता है वो मुगल काल से आपको देखने को मिलेगा, जो अपनी पेंटिंग के ऊपर कलाकार अपना नाम लिखता है। तो ये प्यारे बच्चों, ये 2 क्वेश्चन ध्यान रखना है। तो अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो अगर राजस्थान ऑप्शन में है तो वो सही हो सकता है, और अगर सर्वाधिक प्रयोग देखा जाए तो मुगल काल की चित्रकला में, मुगल काल की जो चित्रकला है उसमें पूरी पेंटिंग में अपने कलाकार अपने नाम लिखता था। ये प्रचलन वहाँ से मुगल काल से माना जाता है। तो अनामकता का भाव उसमें दिखता है। मतलब पहले प्राचीन कलाओं में अगर देखा जाए तो नाम का प्रचलन, मतलब अपने पेंटिंग में नाम अपना कलाकार नहीं डालता था। तो ये अनामता शब्द भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कला की विशेषताओं में इसका भी एक योगदान है। अगर हम अगला बात कर लें टॉपिक 9 के बाद 10, क्योंकि अब लगभग सारी विशेषताएं हो गई हैं, 1-2 जो विशेषता बचती हैं उनको हम देख लेते हैं। तो प्राचीनता जो होती है वो भी हमारी कला की विशेषताओं में है, क्योंकि अत्यधिक प्राचीन चित्रों को हम अपनी कला के अंतर्गत देखते हैं। क्योंकि आज जो गुफाओं से चित्र जो प्राप्त होते हैं उन चित्रों से पता चलता है कि हमारे यहाँ जो कला है वो कितनी प्राचीन है। तो प्राचीनता की अगर बात करें तो लगभग 5000 ईसा पूर्व की बात हम करते हैं, या इसे हम लिख सकते हैं 7000 वर्ष प्राचीन है हमारी कला। तो प्राचीनता आपको इस चीज से दिखाई देगी, गुफाओं आदि के चित्रों से आपको लगेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हर चीज़ को समझ लेना है कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण विशेषताएं हमारे कला की छवि में शामिल हैं। तो हम उन्हें आसानी से अपने आप, जैसे ऑप्शन में 4 ऑप्शन में दिखाई देगा, आप बड़ी आसानी से उसे टिक कर सकते हैं कि क्या ये विशेषता हमारी कला के अंदर थी। तो
वो आप आसानी से टिक कर सकते हो, अगर इन सब चीज़ों के में उदाहरण के तौर पर आप समझ लिए होंगे तो 10 प्रकार की विशेषताओं के बारे में एक विशेषता और पढ़ लेते हैं, साहित्य पर आधारित। साहित्य पर आधारित। अगर प्यारे बच्चों बात करें तो हमारे जो चित्रकारी हुई है, बहुत सारे चित्र अपने साहित्य पर आधारित होते हैं। जैसे रामायण महाभारत आदि के चित्रों को आप देखें हैं, उसमें आपको साहित्य पर आधारित चित्र देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से ये भी एक विशेषता है, इसका ज़्यादा महत्व तो नहीं है, लेकिन आप ये विशेषता में शामिल है। जैसे रामायण महाभारत गीता, ये आदि पुस्तकों में आप साहित्य के रूप में, चित्रकला या कला के रूप में हम विशेषताएं देखते हैं। तो इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण विशेषताओं का ये क्रम था, वो आपको लोगों को इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया होगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज के बाद विशेषताओं पर आप लोग विचार विमर्श करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा टाइम इस पर नहीं ख़त्म करना है अपना, क्योंकि मुझे अन्य कोर्स पर ज़्यादा टाइम देना है। तो इसको एक बार ध्यान से सभी लोग पूरा वीडियो देख लेंगे और आपके क्वेश्चन बड़ी आसानी से हल हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो ज़्यादा लंबी ना करके यहीं पर रोक देते हैं। छोटा छोटा आप लोग नोट्स इसके तैयार कर लेंगे, अगर ज़रूरत समझेंगे तो इस पर आप समझने के लिए इसको लिख सकते हैं। बाकी ज़्यादा इस पर नोट्स तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं एक नए जोश और नए टॉपिक के साथ, जो हम लोगों का अगला टॉपिक होगा। आप लोग देख कर आएंगे कि पाठ्यक्रम में अब अगला कार्य जो क्रम है वो कुछ चीज़ का है, अब हम उस पर चर्चा करेंगे। अब इस तरह से मैंने पहला टॉपिक जो कला की बारे में जानकारी जो छोटी मोटी होती हैं, उन पर हमने कला की उत्पत्ति, कला के प्रकार, कला की विशेषताएं और एक कला की परिभाषाएं, ये 4 टॉपिक कला के सामान्य परिचय पर मैंने पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है। तो इस प्रकार आज हमने एक पहली जंग जीत ली है, अभी स्टार्टिंग है। इसी तरह धीरे धीरे टॉपिकों को हम ख़त्म कर देंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर से बेहतर तरीके से हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।